हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम स्टार्ट किए थे क्लास 12वीं का एक नया चैप्टर जिसका नाम था मानव जनन। और इस मानव जनन के चैप्टर में पीछे हम लोग 2 लेक्चर क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, वृषण तक पढ़ करके छोड़ दिया था। वृषण में 8 से 9 पॉइंट क्या थे हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें वहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ करके उसे छोड़ दिया था। जिसमें मैंने क्या आपको बताया था, आइए इसे एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था, हम लोग स्टार्ट किए थे नर जनन तंत्र। क्या स्टार्ट किए थे? नर जनन तंत्र। बताए थे नर जनन तंत्र 4 भागों से मिलकर के बना होता है। एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय। इतनी चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या था, इसमें हम लोग इन चारों को हम बताए थे कि इन चारों में से अब सबके बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे क्या, वृषण। क्या स्टार्ट किए थे? वृषण। और वृषण में 6 पॉइंट यहाँ पे हमने आपको पहले क्या किया था, बता दिया था। एक बार पिछला लेक्चर क्या है देख लीजिएगा, आपको कंफर्म है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, बता दिया था। नेक्स्ट बताया था वृषण में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है। आगे बताया था शुक्र जनन 2 चरणों में होता है। एक था शुक्राणु प्रसूत जनन और दूसरा क्या था, शुक्राणु जनन। नेक्स्ट कुछ और भी बातें हम लोग क्या किए थे, सीख लिए थे कि तापमान कितना होना चाहिए, क्यों वृषण कोष में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। आज देखिए, आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक संरचना। आज क्या पढ़ेंगे, वृषण की आंतरिक संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक संरचना। तो देखिएगा, वृषण की आंतरिक संरचना में सबसे पहला पॉइंट, वृषण की आंतरिक संरचना में सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका कि वृषण, ठीक, वृषण 3 आवरणों से क्या होता है, ढका होता है। अर्थात वृषण, ठीक, कितनी परतें पाई जाती हैं, वृषण कहीं पे स्थित है, उन वृषण के ऊपर 3 आवरण पाए जा रहे हैं। उन तीनों आवरणों का नाम क्या है, तो देखिएगा सबसे पहला आपका, ठीक, जो है जिसे कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक, ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरा क्या था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा। ये वृषण के 3 आवरण हैं जिससे वृषण क्या होता है, ढका होता है। आइए संरचना देखते हैं, इसकी आंतरिक संरचना हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, वृषण है।
वृषण का बाहरी परत, और ये रहा हमारा सेकेंड दूसरा परत, और ये हमारा है थर्ड नंबर पे तीसरा। ये 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं, जिसमें से देखिएगा ये जो पहली परत है ये क्या है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरी परत क्या है हमारा? ट्यूनिका वैस्कुलोजा। ये 3 परतें होती हैं, और ये तीनों परतों का यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं? नाम देख भी लिए हैं। अब देखिएगा एक जो वृषण है, एक वृषण यहाँ पे एक वृषण 250 से 300, कितना? 250 से 300 वृषण पालिका में क्या होता है? विभाजित होता है। एक जो वृषण होता है 250 से 300 वृषण पालिका में विभाजित होता। कितने? 250 से 300 वृषण पालिका में क्या होता है? विभाजित होता है। अब सवाल ये है कि ये वृषण पालिका इन तीनों परतों में से कौन निर्माण करती है? इस वृषण पालिका या ऐसी कौन सी ऐसी परत है जो विभाजित होकर के पालिका वृषण पालिका क्या करती है? निर्माण करती है। तो देखिएगा वृषण को 250 से 300 वृषण पालिका में विभाजित या बांटने का कार्य ट्यूनिका एल्बुजिनिया का है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृषण क्या बोले हैं? वृषण को 250 से 300 वृषण पालिका में विभाजित या बांटने का कार्य ट्यूनिका एल्बुजिनिया करती। अर्थात ये जो दूसरी परत है वह क्या करती है कि 250 से 300 वृषण पालिका में विभाजित या बांटने का कार्य करती है। वृषण को 250 से 300 वृषण पालिका में क्या कर देती है? बांट देती है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम संरचना बनाए थे, अगला एक स्लाइड लेते हैं। बनाए थे, देखिए क्या यहाँ पे है। एक संरचना हम यहाँ पे बना लिए, जस्ट अंदर एक और संरचना बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसी संरचना के अंदर देखिएगा आपको ये तीसरी परत यहाँ पे क्या होगी? दिखाई देगी, जिसे ट्यूनिका वैस्कुलोजा के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप यहाँ पे देख के खुद समझ गए होंगे कि वो कौन सी ऐसी परत है जो वृषण को 250 से 300 वृषण पालिका में क्या कर देती है? बांट देती है। तो वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए एक वृषण में 250 से 300 वृषण पालिका होती है, तो 2 वृषण में कितना हो गया पालिका? तो 250 से 300 का मतलब 250, अगर कम से कम 2.5 होगा
तो 500 विसर्पालिकाएँ, और अधिक से अधिक अगर 300 होगा तो 600, यानी 500 से 600 विसर्पालिकाएँ दोनों वृषण में पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। देखिएगा ऊपर की ये परत क्या थी हमारी, ऊपर की परत हमारी ये थी, जिसे हम बोले थे क्या, ट्यूनिका क्या था, ट्यूनिका वेजिनेलिस, हाँ सॉरी, ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरा क्या था हमारा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा हमारा क्या है परत, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ये 3 परतें थी, और तीनों परतों में से ठीक वृषणपालिका का निर्माण कौन कर रहा है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रत्येक वृषणपालिका में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, प्रत्येक वृषणपालिका में 1 से 3 की संख्या में, 1 से 3 की संख्या में शुक्रजनक, या कह लीजिए तो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती। ये प्रत्येक वृषणपालिका में 1 से 3 की संख्या में कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक ना, 1 से 3 की संख्या में कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, या कह लीजिए तो 1 से 3 की संख्या में शुक्रजनक या शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं शुक्रजनक नलिका क्या है, शुक्रजनक नलिका का संरचना क्या है, शुक्रजनक नलिका में कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं, इसको हम लोग विस्तार से देखने का क्या कार्य करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये संरचना यहाँ पे बोले हैं प्रत्येक वृषणपालिका में 1 या 3 की संख्या में क्या पाए जा रही हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जा रही हैं। चलिए देख लीजिए, ये हमारी क्या होगी, शुक्रजनक नलिका। यहाँ पे 1 बना देते हैं, ये हमारी होगी शुक्रजनक नलिका। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 की संख्या में उपस्थित है, यहाँ पे 2 की संख्या में, यहाँ पे 1 की संख्या में, और चलिए यहाँ पे भी 1 कर देते हैं। ये क्या पाई जाती है, एक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। आगे देखिएगा शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए, एक कहीं किसी पालिका में 1 है, और किसी पालिका में देखिए 3 की संख्या में भी है, और किसी पालिका में 2 की भी संख्या में क्या पाई जा रही है, ठीक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जा रही हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना आइए देखते हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। शुक्रजनक नलिका की संरचना देखते हैं। देखिएगा शुक्रजनक नलिका एक लंबी अंगुली के नली के आकार की संरचना दिखाई देती है, या अंगुली की कह लीजिए तो अंगुली की आकार की एक संरचना दिखाई जाती है।
यह संख्या में 1 या 2 या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। देखिएगा, इस संरचना के सबसे बाहरी भाग में आपको सफ़ेद, इस संरचना के सबसे बाहरी भाग में आपको सफ़ेद रेशेमय संरचना दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपरिया। क्या कहा जाता है? इस सफ़ेद रेशेमय, कह लीजिए तो ये कैसी संरचना है, इसीलिए मैं सफ़ेद से भी बना दिया हूँ। सफ़ेद रेशेमय संरचना है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। इसके अंदर एक और परत पाई जाती है, एक और स्तर पाई जाती है। ठीक, यह स्तर एक प्रकार की ऊतक से बनी होती है, जिसे हम जब 9th में थे, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा पीछे क्लास में जाना चाहेंगे। हम जब 9th में पढ़ते थे या 11th में, तो आपको पढ़ाया होगा जंतु ऊतक या प्राणी ऊतक। मुख्यतः वहाँ पे पढ़ाया गया था कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, ठीक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, जिसमें से उपकला ऊतक भी कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। एक था सरल ऊतक और एक क्या था? जटिल। सरल में भी हम लोग पढ़े थे सल्की, घनाकार और स्तंभाकार। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको ये जो है, ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, यह स्तंभाकार उपकला ऊतक है। कैसी ऊतक है? स्तंभाकार उपकला ऊतक है। ये क्या है? ये है स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक। इन्हीं स्तंभाकार उपकला ऊतक के ऊपर एक और ऊतक पाया जाता है, जिसे कहा जाता है घनाकार उपकला ऊतक। ठीक ना? क्या कहा जाता है? घनाकार उपकला ऊतक। देखिएगा, इसी स्तंभाकार उपकला ऊतक के ऊपर एक घन के आकृति की संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है घनाकार उपकला ऊतक। ये हमारी क्या है? घनाकार उपकला घनाकार उपकला ऊतक। और ये दोनों ऊतक मिल करके एक और स्तर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ये दोनों ऊतक मिल करके क्या कही जाती हैं? तो ये जर्म उपकला के नाम से क्या होती हैं? जानी जाती हैं। ये दोनों ऊतक किस नाम से जानी जाती हैं? तो जर्म उपकला के नाम से जानी जाती हैं। अर्थात जर्म उपकला किन 2 भागों से मिलकर बनी है? तो स्तंभाकार उपकला ऊतक और घनाकार उपकला ऊतक से मिल करके बनी है क्या? जर्म उपकला। अब देखिएगा, ये घनाकार उपकला ऊतक की कोशिका, घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाओं को नर जर्म कोशिका कहा जाता है। ये जो घनाकार उपकला ऊतक है, इनकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नर जर्म कोशिका कहा जाता है। मेल जर्म सेल के नाम से आप क्या कर सकते हैं? आप इसे जान सकते हैं। जबकि स्तंभाकार
की कोशिकाओं को सरटोली कोशिका, कौन सी कोशिका? सरटोली कोशिका या सरटोली सेल के नाम से जाना जाता है। पुनः आइए, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, हम बनाए हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका का सबसे बाहरी रेशे में, सफ़ेद रेशे में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। इस सफ़ेद संरचना के पश्चात एक और ऊतक पाया जाता है जिसे कहते हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक, और उसके अंदर एक पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक कोशिका को कहते हैं नरजन्म कोशिका। घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नरजन्म कोशिका। और स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है सरटोली कोशिका। ध्यान दीजिएगा, यही नरजन्म कोशिका आगे चल करके निर्माण करेगी किसका? शुक्राणु का। किसका निर्माण करेगी? शुक्राणु का। ये जो घनाकार उपकला ऊतक है यही निर्माण करेगी किसका? शुक्राणुओं का। देखिए, मान लीजिए ये निर्माण हो गया हमारा किसका? शुक्राणुओं का। कुछ शुक्राणु निर्माण होने के पश्चात जा करके चिपक जाते हैं किसमें? ये हमारी कौन सी कोशिका है? ये थोड़ा भित्ति की तरफ इसके केंद्रक होते हैं। देख लीजिएगा, इसके केंद्रक जो होते हैं किसकी तरफ होते हैं? भित्ति की तरफ होते हैं। ये होता क्या है? यहाँ पे निर्माण हो गया किसका? शुक्राणुओं का। और ये शुक्राणु, ठीक, ये शुक्राणु क्या करते हैं? ठीक, स्तंभाकार उपकला ऊतक में जाके क्या होते हैं? ठीक, ये जो शुक्राणु हैं, ठीक, ये स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका में जाके क्या होते हैं? धंस जाते हैं और वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं क्या? पोषण। क्या प्राप्त कर लेते हैं? पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको क्या हो गई होंगी? समझ में आ गई होंगी कि ये नरजन्म कोशिका ही किसका निर्माण करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी। और शुक्राणु निर्माण के पश्चात जा कर के धंस जाएगी किसमें? सरटोली कोशिकाओं में। और सरटोली कोशिकाओं से क्या प्राप्त कर लेगी? पोषण प्राप्त कर लेगी। अब देखिएगा, इसके आगे होगा क्या? इसके आगे क्या होगा? क्या यह जो शुक्राणु बन गया है अब इसी शुक्रजनक नलिका में ही रहेगा कि यहाँ से निकल कर के और कहीं जाएगा? क्योंकि हमको कराना है जनन, तो जनन कराने के लिए मेल स्पर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात कह लीजिए तो मानव नर से हमको स्थानांतरित करना है किसमें? मानव मादा के शरीर में क्या करना है? स्थानांतरित करना है। तो ये तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, इनको ले जाने का कार्य कौन करेगा? कोई तो ऐसी नलिका होगी जो क्या करेगी? ले जाने का कार्य करेगी। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बारे में देखिए, ये देखिएगा, ये हमारी एक संरचना ऐसे थी, ये वृषण पालिकाएं थी, ये हमारी क्या थी? वृषण पालिका। क्या थी? वृषण पालिका थी। और ये हमारी इसके अंदर क्या थी? एक संरचना हमारे अंदर, ये वृषण पालिका के अंदर एक क्या थी? ऐसी संरचना थी। ऐसी संरचनाएं थी जिसे हम लोग क्या बोले थे? शुक्रजनक नलिका। इसे क्या हम लोग बोले थे? ये हमारा था शुक्रजनक नलिका। यहाँ तक की बातें क्लियर है
क्या है? शुक्र जनक नलिका। ये शुक्र जनक नलिका देखिएगा आगे चल करके एक जाल जैसी संरचना का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ये शुक्र जनक नलिका अंदर एक जाल जैसी संरचना का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, जिसे कहा जाता है क्या? वृषण जाल। क्या कहा जाता है? इसे वृषण जाल या वृषण जालिका के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि शुक्राणु का निर्माण हो गया था। शुक्राणु क्या किया? पोषण ग्रहण कर लिया। अब उसको आना है क्या? यहाँ पे शरीर से बाहर, तो शरीर क्या है? शुक्रजनक नलिका में ही रहेगा। ठीक, उसे अन्य जगहों पे क्या किया जाएगा? कैसे पहुँचाया जाएगा? तो ये शुक्रजनक नलिका ठीक आ करके एक संरचना में जुड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण जालिका कहते हैं। यह वृषण जालिका ठीक ना, देखिएगा क्या होता है? शुक्राणु वृषण जो वृषण जालिका है, वृषण जालिका से 15 से 20 देखिएगा, वृषण जालिका से 15 से 20 क्या होते हैं? पतली नलिकाएं निकलती हैं। 15 से 20 पतली नलिकाएं निकलती हैं। 15 से 20 पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। हुआ क्या? ये शुक्रजनक नलिका जुड़ी आकर के किससे? वृषण जाल से। वृषण जाल से ठीक ना 15 से 20 पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। देखिएगा यहाँ से 15 से 20 की संख्या में 15 से 20 की संख्या में क्या होती है? कुछ नलिकाएं निकलती कहाँ से? वृषण जालिका से ये क्या होता है? ऐसी संरचनाएं निकलती हैं जो कितनी संख्या में होती हैं? 15 से 20 की संख्या में होती है। ये 15 से 20 शुक्र वाहिका हैं, बाहर आकर एक अति कुंडलित ठीक नलिका में खुलती है। ये 15 से 20 शुक्र वाहिकाएं बाहर आकर के देखिएगा एक अति कुंडलित कह लीजिए, तो बाहर आकर एक अति कुंडलित ठीक संरचना में आके खुलती हैं, जिसे कहा जाता है क्या? अधिवृषण। क्या कहा जाता है? अधिवृषण। तो इस बात को भी यहाँ पे लिख लीजिए, लिखिए कि ये 15 से 20 शुक्र वाहिकाएं बाहर आकर एक अति कुंडलित नलिका में क्या होती हैं? खुलती हैं, जिसे ठीक अधिवृषण कहा जाता है। देखिए ये 15 से 20 शुक्र वाहिकाएं बाहर आकर एक अति कुंडलित संरचना में खुलती है, जिसे अधिवृषण कहा जाता। सबसे पहले शुक्रजनक नलिका खुली किसमें? वृषण जालिका में। वृषण जालिका से 15 से 20 पतली नलिकाएं निकल रही हैं, जिसे क्या करें? शुक्र वाहिकाएं।
ये शुक्रवाहिकाएं आकर बाहर, ठीक इस वृषण से बाहर, कहाँ पे, वृषण से बाहर आकर के अतिकुंडली संरचना में खुलती हैं, जिसे कहा जाता है क्या, अधिवृषण। अब देखिएगा यह अधिवृषण, ये अधिवृषण, यह अधिवृषण आगे चल करके एक पतली संरचना में क्या होता है, खुलता है। देखिएगा ये एक पतली संरचना में क्या होता है, खुलता है। यह अधिवृषण आगे आकर के एक और पतली संरचना में क्या होता है, खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, शुक्रवाहक। तो लिखिएगा अधिवृषण, अधिवृषण आगे चलकर पतली नलिकाकार भाग में खुलता है, जिसे शुक्रवाहक कहा जाता है। ये थी वृषण से संबंधित कुछ बातें, ठीक। देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो एक शुक्रजनक, हम लोग पढ़े थे क्या, नलिका, शुक्रजनक नलिका के आगे क्या था, वृषण पालिका, वृषण पालिका, ठीक। उसके बाद शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, फिर अधिवृषण और फिर शुक्रवाहक। यहाँ पे वृषण जालिका, और यहाँ पे अधिवृषण, फिर क्या होता है बताए थे, शुक्रवाहक। वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, फिर शुक्र। इसे देख लीजिए एक बार, बातें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो ये टोटल क्या था, हमारा वृषण से संबंधित क्या था, बातें थी। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जो शुक्राणु है यहाँ पे आएगा और ऐसे करके शुक्राशय में क्या कर दिया जाएगा, शुक्रवाहक की सहायता से शुक्राशय में पहुँचा दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक की बातें आई होप आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। देखिएगा आज हम क्या पढ़े हैं, आज ठीक हम वृषण की आंतरिक संरचना देखे हैं, जिसमें हम 3 परत बताए हैं, और बताए हैं कि वृषण ठीक 250 से 300 वृषण पालिका में क्या होता है, बटा होता है। वृषण को 250 से 300 वृषण पालिका में बांटने का कार्य कौन कर रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कर रहा है। आगे हम देखे थे कि प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 की संख्या में क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद से हम शुक्रजनक नलिकाओं का ये संरचना देखे थे। सबसे बाहरी क्या था, ये ट्यूनिका प्रोपरिया था, और इसके अंदर क्या था, स्तंभाकार उपकला ऊतक और घनाकार उपकला ऊतक। ठीक, स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका को सर्टोली कोशिका कहा जा रहा था, और घनाकार उपकला ऊतक को नरजन्म कोशिका कहा जा रहा था। ये नरजन्म कोशिका ही आगे चल करके शुक्राणु का क्या करता है, निर्माण करता है, और ये शुक्राणु जाकर के सर्टोली कोशिका में क्या होते हैं, धंस जाते हैं और वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं पोषण। अब शुक्राणुओं को वहाँ से बाहर निकलना है तो होगा क्या, ठीक, ये शुक्रजनक नलिका से आ जाएंगे कहाँ पे, वृषण जाल में। ठीक,
अब वृषण जाल से 15 से 20 की संख्या में पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिकाएं। ठीक, इन शुक्रवाहिकाओं से फिर क्या होता है, अतिकुंडलित संरचना आकर के बाहर खुलती है, अर्थात यहाँ से शुक्राणु यहाँ से 15 से 20 की संख्या में फिर पहुँच गए कहाँ पे, अधिवृषण में, और फिर अधिवृषण से आगे पतली एक संरचना में आते हैं जिसे कहते हैं शुक्रवाहक में, और फिर पहुँचा दिए जाते हैं कहाँ पे, शुक्राशय तक क्या कर दिए जाते हैं, पहुँचा दिए जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होगी। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हमें क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आगे के भी लेक्चर्स आपके साथ क्या कर सकें, शेयर कर सकें। बस इतना ही, इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। बस, धन्यवाद।